तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन वांग के सामने खड़ा होकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा स्नैपर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है, हॉबिन आखिर तुम यह कर क्या रहे हो? वांग एक मॉन्स्टर है, वह तुम्हें जान से मार देगा। तभी अचानक से उसे हॉबिन की पुरानी फाइट्स याद आती है और अब वह बोलता है, क्या यहाँ पर हॉबिन के पास कोई प्लान है? क्योंकि जहां तक मैं हॉबिन को जानता हूं, वह अपने किसी भी अपोनेंट को फाइट के लिए चैलेंज करने से पहले एक काफी अच्छी खासी प्लानिंग करता है, जिससे वह अपने अपोनेंट को फाइट में हरा सके। दूसरी ओर हॉबिन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए वांग को एक काफ किक मारता है, जो काफ किक बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लगता है। यह देखते ही हॉबिन और स्नैपर वहां पर खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर वांग अपने पैरों को पकड़कर रोने वाला है, पर तभी वह देखते हैं कि वांग को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। और अब वांग हॉबिन को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब यह देखते ही हॉबिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह लगातार वांग को वहां पर काफ किक मारने लगता है, पर 10 से ज्यादा काफ किक खाने के बाद भी वांग अपनी जगह से नहीं हिलता है। यह देखते ही हॉबिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर वांग यहाँ पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? अब तक इसकी जगह कोई दूसरा पर्सन होता तो वह रोने लगता। तभी हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में सिसिलियम एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट टेक्निक है, जिसे एक काफी छोटे से एरिया में खड़ा होकर खेला जाता है। और सिसिलियम का ग्राउंड इतना ज्यादा छोटा होता है कि प्लेयर्स को एक ही जगह पर काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जिस वजह से सभी सिसिलियम मार्शल आर्टिस्ट अपने पैरों को इसके लिए ट्रेन करते हैं, जिससे वह अपने पैरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर और फोर्स को सह सके। और अब वहां पर वांग अपना एप्रन उतारते हुए हॉबिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है, जो देखकर हॉबिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे सैम डक की वीडियो याद आती है, जिसमें सैम डक सिसिलियम यूजर के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है, सिसिलियम यूजर्स के पैर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो तुम उनके पैरों पर अटैक करके उनसे फाइट में नहीं जीत सकते हो। और जब भी कोई सिसिलियम यूजर से तुम्हारी फाइट हो जाए तो मेरी एक ही सलाह है, अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेना। अब यह याद करते ही हॉबिन उल्टे पैर वहां से भागने लगता है। वहीं पर हॉबिन को पीछे की तरफ भागते हुए देखकर उसके सभी सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वांग ताली बजाते हुए बोलने लगता है, तुम बैकवर्ड दौड़ रहे हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, पर क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यह करके मुझसे बच सकते हो? दूसरी ओर स्नैपर खुश होते हुए बोल रहा होता है, वांग की बॉडी काफी ज्यादा हैवी है, जिस वजह से वह ज्यादा तेज यहाँ पर दौड़ नहीं पाएगा। तो मैं समझ गया हूँ कि हॉबिन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह इस जगह पर हिट एंड रन टेक्निक का यूज कर रहा है। वह वांग को मारेगा और उससे भागकर दूर चला जाएगा, जिससे वांग उसे पकड़ नहीं पाएगा और काफी देर तक पिटने के बाद वांग घायल हो जाएगा। तभी एक व्यूअर कमेंट करते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि सिसिलियम यूजर काफी तेज भागते हैं? तो हॉबिन यहाँ पर कितना भी फास्ट क्यों ना हो, वह वांग से नहीं बच सकता है। यह सुनते ही स्नैपर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह कमेंटर लिखता है, सिसिलियम यूजर की मेन एक्सरसाइज ही रनिंग होती है। तभी हॉबिन देखता है कि वांग काफी तेजी से दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहा होता है और वहां पर वांग की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तभी हॉबिन को याद आता है कि सैम डक ने अपनी वीडियो में बताया था कि सिसिलियम यूजर की बेसिक ट्रेनिंग ही रनिंग होती है और वह दिन में 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ते हैं। अब वांग हॉबिन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हॉबिन वांग के चेहरे पर एक पंच कर देता है। और इस टेक्निक के बारे में भी हॉबिन को सैम डक ने ही बताया था। और अब हॉबिन को याद आता है कि सिसिलियम यूजर की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग होती है, जिस वजह से तुम्हारे नॉर्मल अटैक का उसकी बॉडी के ऊपर कुछ खास असर नहीं होगा। पर जब सिसिलियम यूजर अपनी फुल स्पीड में तुम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा, तब तुम उसे हिट कर सकते हो। और उसकी अपनी स्पीड की वजह से तब तुम्हारा पंच भी काफी तेज से तुम्हारे अपोनेंट को लगेगा, जिससे वह वहां पर घायल हो सकता है। तभी हॉबिन देखता है कि उसके उस अटैक के बावजूद वांग को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। और अब वांग हॉबिन के दोनों हाथों को पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम तो बिल्कुल एक कॉटन कैंडी की तरह हल्के हो। तभी हॉबिन काफी तेजी में वांग से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे वहां पर बेसबॉल चौक लगाने की कोशिश करता है, पर तभी वह नोटिस करता है कि वांग की गर्दन बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, जिस वजह से वह अपने दोनों हाथों से भी उसके गर्दन को नहीं पकड़ पा रहा होता है। तभी वांग बोलता है, यह तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
मैं यह बात तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना करो, मेरे सर को टच मत करना वरना बहुत पछताओगे। अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, आखिर यह मुझे अपने सर को टच करने से मना क्यों कर रहा है? क्या इसका सर ही इसकी वीक पॉइंट है? यह सोचते हुए वह वांग के सर पर एक पंच दे मारता है। अब इससे वांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह हॉबिन को उठाते हुए उसे एक फ्रंट सुप्लेक्स दे देता है। अब हमें बताया जाता है कि सिसिलियन रेसलर्स की जो रिंग होती है उसे रेत और मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है, जिससे फाइटर्स जब अपने अपोनेंट को रिंग में पटकते हैं तब उन्हें ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। पर अगर कोई सिसिलियन यूजर स्ट्रीट फाइट में अपने अपोनेंट को रोड पर पटक दे तो उसके अपोनेंट की कई सारी हड्डियां भी टूट सकती है। अब वहां पर जैसे ही वांग हॉबिन को सुप्लेक्स देता है, हॉबिन के मुंह से खून आने लगता है और अब वह वहां पर धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है, जो देखते ही स्नैपर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ उसके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। वहीं पर स्नैपर रोते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही वांग से फाइट करने से मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब यहाँ पर तुम्हारी एक आध हड्डी जरूर टूट गई होगी। तभी सभी लोग देखते हैं कि वांग के हाथ में वहां पर एक बैकबोन प्रोटेक्टर होता है। यह देखते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि हॉबिन यहाँ पर वांग से फाइट करने आने से पहले ही अपने बैकबोन के ऊपर उस प्रोटेक्टर को लगाकर आया था, जिससे पटके जाने पर उसे ज्यादा दर्द ना हो। वहीं पर हॉबिन अब उठकर खड़ा हो चुका होता है, पर प्रोटेक्टर लगे होने के बावजूद उसकी हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी वांग दोबारा से हॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही स्नैपर चिल्लाते हुए बोलता है, हॉबिन अपनी हार मान लो, तुम वांग से अभी फाइट में नहीं जीत सकते हो। और तो और अब तुम्हारे पास तुम्हारा बोन प्रोटेक्टर भी नहीं है तो वह तुम्हारी हड्डियां जरूर तोड़ देगा। दूसरी ओर हॉबिन अब होश में आते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो अब मैं तुम्हें अपने मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक टेक्निक दिखाऊंगा। वहीं पर उस लाइव वीडियो को टाइहुन भी देख रहा होता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, मुझे इसी पल का इंतजार था। और अब टाइहुन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले हॉबिन उससे मिलने के लिए आया था, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने हॉबिन पर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से मारा था। पर इसके बावजूद हॉबिन ने वहां पर जैसे तैसे करके उसे टाइकेंडो सिखाने के लिए एग्री कर लिया था और अब हॉबिन उस जगह पर टाइकेंडो की बैक किक परफॉर्म करने जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन ने दोबारा से उल्टे पांव भागना स्टार्ट कर दिया होता है, जो देखते ही वांग अपनी फुल स्पीड में हॉबिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वांग हॉबिन के रेंज में आता है, हॉबिन उसे एक बैक किक दे मारता है। अब यह देखते ही टाइहुन को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें टाइहुन अपना एक कंपटीशन जीतकर वापस से अपने डोजो में लौटता है। तभी वह देखता है कि उसके डोजो में उसके फादर कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। यह देखते ही वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, फादर आखिर आप यह क्या कर रहे हो? यह हमारा डोजो है जिस जगह पर हम टाइकेंडो की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप यहाँ पर इन छोटे बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़ा सकते हो? तभी टाइहुन के फादर बोलते हैं, टाइहुन तुम यह बात नहीं समझ सकते हो, हम इस डोजो से अभी अपना घर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमारे डोजो में टाइकेंडो सीखने के लिए कोई भी नहीं आता है। और तो और अभी के टाइम पर टाइकेंडो इस दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस नहीं है कि लोग उसे मार्शल आर्ट कंसीडर करें। अभी के टाइम पर लोगों की नज़र में टाइकेंडो बस बच्चों का खेल है। इसीलिए हमें यहाँ पर अपना घर चलाने के लिए कोई दूसरा काम भी करना था, इसीलिए मैं अपने इस डोजो में बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, तो तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तभी टाइहुन बोलता है, पर फादर आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं टूर्नामेंट में जीत जाऊंगा तब आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे और अपने डोजो में ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइपल्स को ऐड करेंगे, पर अब आपने भी यहाँ पर दूसरों की तरह बातें बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब आप भी यह बोल रहे हो कि टाइकेंडो का कोई भी फ्यूचर नहीं है, पर मैं आज आपसे यह प्रॉमिस करता हूँ कि मैं टाइकेंडो को यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस कर दूंगा कि टाइकेंडो एक दिन एमएमए में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट कंसीडर किया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन ने जब टाइहुन को उसे टाइकेंडो सिखाने के लिए मना लिया होता है, तब टाइहुन हॉबिन को अपने डोजो में लेकर आता है और अब वह उसे पहनने के लिए अपने कपड़े देता है, जो कपड़े हॉबिन को वहां पर काफी ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। वहीं पर टाइहुन उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल एक छोटी गुड़िया जैसे लग रहे हो। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है, अभी थोड़ी देर पहले टाइहुन इतने ज्यादा गुस्से में था कि मुझे लग रहा था कि यह मुझे जिंदा खा जाएगा, पर अचानक से इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, और तो और इसने मुझे पहनने के लिए अपने कपड़े भी दिए हैं। अभी टाइहुन वहां पर हॉबिन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है और अब वह सबसे पहले हॉबिन को उल्टा भागने के लिए बोलता है। अब हॉबिन वहां पर उल्टा भागने लगता है
पर काफी देर तक उल्टा भागने के बाद भी टाइहून उसे दूसरा कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। इससे परेशान होकर हॉबिन बोलता है, टाइहून आखिर तुम मुझसे यह क्या करवा रहे हो? यह सब देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। तभी टाइहून गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि अभी तुम्हारा टीचर हूँ, तो मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मास्टर कहकर बुलाओ। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर टाइकेंडो की सबसे खतरनाक टेक्निक बैक किक सीखना चाहते हो। तो यह टेक्निक बैक किक सीखने का सबसे आसान तरीका है, बस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में वीडियो देखते हुए टाइहून बोल रहा होता है, मैंने हॉबिन को यह टेक्निक सिखाकर बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला काम किया है। अब इस वीडियो को देखकर कई सारे लोग टाइकेंडो की टीचिंग लेना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे टाइकेंडो यहाँ पर और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। दूसरी ओर हॉबिन ने जो वांग को बैक किक मारा होता है वह वांग के गलत जगह पर लग गई होती है, क्योंकि हॉबिन की हाइट वांग की हाइट से काफी ज्यादा छोटी होती है और यह देखकर हॉबिन को वांग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी ओर यह देखकर स्नैपर को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और अब वह बोलता है, वांग के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, पर यह एक स्ट्रीट फाइट है और स्ट्रीट फाइट में कुछ भी हो सकता है। तभी वह नोटिस करता है कि वहां पर लगभग 30,000 लोग उस फाइट को लाइव देख रहे होते हैं, जो देखते ही वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, हमारी यह वीडियो यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल होने वाली है, तो मुझे अच्छे से इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तभी वांग वहां पर गुस्से में हॉबिन को उठा लेता है और अब वह दोबारा से उसे फ्रंट सुप्लेक्स देने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही हॉबिन की हालत खराब हो जाती है और अब वह सोचने लगता है, अभी मेरे पास बैकबोन प्रोटेक्टर भी नहीं है, तो अगर इस वक्त वांग ने मुझे जमीन पर पटका तो मेरी हड्डियां काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और अब वांग हॉबिन को जमीन के ऊपर पटकने ही वाला होता है कि तभी हॉबिन डर के मारे वांग के बालों को पकड़ लेता है और तभी वह देखता है कि वांग के बाल उसके हाथों में आ चुके होते हैं। और अब हॉबिन हमें बताता है कि उस दिन लगभग 30,000 लोगों के सामने वांग का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया। वांग के सर पर बहुत ही ज्यादा कम बाल थे और वह वहां पर विग पहने करता था। अब यह देखते ही वांग काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और अब वह हॉबिन को छोड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद स्नैपर, हॉबिन और वांग एक जगह पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। वहीं पर वांग बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, जो देखकर हॉबिन उससे बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही सालों के अंदर इस बीमारी का इलाज यहाँ पर हो जाएगा। वांग उदास होते हुए बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब वांग हॉबिन को बताता है कि बचपन से ही वह बहुत ही ज्यादा जाइंट था और उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा मोटी थी, जो देखकर सभी लोग उससे डरा करते थे और तो और खास करके लड़कियां उससे दूर भागे करती थी। पर एक दिन उसे पता चला कि जितने भी ज्यादा पावरफुल और फेमस स्पोर्ट्समैन हैं, सभी लोग उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और तो और लड़कियां भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसीलिए उसने सिसिलियम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और जल्द ही वह एक चैंपियन बन गया। पर इसके बावजूद लोग उससे डरा करते थे। उसकी यहाँ पर बस एक ही ख्वाहिश है, उसे एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए। पर उसकी इस जाइंट बॉडी की वजह से लड़कियां उससे दूर भागती है और तो और उसके सर पर बहुत ही कम बाल है, जिस वजह से वह दिखने में काफी ज्यादा अगली लगता है। यह बोलते हुए वह वहां पर रोने लगता है। वहीं पर वह रोते हुए कुछ मेडिसिन खा रहा होता है, जो देखते ही हॉबिन बोलता है, आखिर तुम खा क्या रहे हो? वांग बोलता है, यह बाल उगाने वाली दवाई है, जिसे खाकर मेरे भी खूबसूरत बाल उग जाएंगे, फिर शायद से लड़कियां मुझे पसंद करें। हॉबिन बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और तो और मुझे यह पता चला कि तुमने स्ट्रीट पर मुनस्योंग को फाइट के लिए चैलेंज किया था और उसके ऊपर अटैक किया था, जो देखकर मुझे यहाँ पर थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। वांग बोलता है, मुझे किसी ने बताया था कि वह पर्सन बोमी को हर जगह पर फॉलो करता रहता है, इसीलिए मुझे लगा कि वह बोमी को स्टॉक कर रहा है। और जब उस रात मैंने मुनस्योंग को बोमी की ओर जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझे बोमी के पीछे जाना चाहिए, जिससे मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। पर फिर अचानक से वह हम दोनों के बीच में आ गया। यह देखकर मैं परेशान हो गया था और मुझे लगा कि वह बोमी को परेशान करने के लिए आया है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया। स्नैपर बोलता है, तो यह सब कुछ बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। बोमी को यह लग रहा था कि तुम उसे स्टॉक कर रहे हो और हर जगह तुम उसका पीछा करते रहते हो।
इसीलिए बोमी यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी और उसने मुनस्योंग से मदद मांगी थी। तभी वांग चिल्लाते हुए बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं बोमी को स्टॉक क्यों करूंगा, वह तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी इसीलिए मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। और तो और लड़कियां पटाने की 1000 टेक्निक्स वाली इस बुक में लिखा गया है कि अगर तुम लड़की का पीछा करते हो और उसकी तारीफ करते हो तो वह तुमसे इम्प्रेस हो जाती है। तभी स्नैपर बोलता है, तो इस बेकार बुक की वजह से तुमने यह सब कुछ किया, इस बुक को अभी तुरंत फेंक दो, यह किसी भी काम की नहीं। इस बुक में लिखी गई टेक्निक्स को फॉलो करके बस तुम यहाँ पर अपनी बदनामी करोगे और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही वांग वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मुझे बस एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए। अब वांग को रोते हुए देखकर हॉबिन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वांग बोलता है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यूट्यूब के ऊपर जब लोग फेमस हो जाते हैं तो लड़कियां उनकी फैन बन जाती है, इसीलिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे थे। और जब उस दिन तुमने मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया तब मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का एक अच्छा मौका दिखाई दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारी वह फोटो क्लिक करके अपने कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर दी, तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही हॉबिन वहां पर जोर जोर से रोने लगता है और अब वह बोलता है, मैं तुम्हारे इस दर्द को समझ सकता हूँ। हमारा यह समाज इंसान के बॉडी शेप्स को लेकर हमेशा उसका मजाक बनाता आया है और हमारा मजाक उड़ाने वाले लोग यहाँ पर हमारी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकते हैं, पर मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। स्टार्टिंग में सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। अब यह सुनते ही स्नैपर भी वहाँ पर रोने लगता है और बोलता है, हम तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, मुझे भी कोई यहाँ पर पसंद नहीं करता है और सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं। और अब वह तीनों वहाँ पर एक साथ जोर जोर से रोने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वांग उठकर खड़ा होता है और बोलता है, मैं यह बात समझ गया हूँ कि मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो हॉबिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को परेशान किया और मैं आज से ही यूट्यूब भी छोड़ रहा हूँ। तभी हॉबिन पीछे से वांग को आवाज लगाते हुए बोलता है, वांग एक बार इसे देखो। अब वांग पीछे मुड़कर देखता है तो स्नैपर ने उन लोगों की सभी बातें लाइव रिकॉर्ड कर ली होती है, जिसे वहाँ पर हजारों व्यूअर्स देख रहे होते हैं। और अब वहाँ पर कमेंट सेशन में हजारों लोग वांग के लिए आवाज उठा रहे होते हैं। और अब वांग देखता है कि वहाँ पर कई हजार लोगों ने जाकर उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होता है और वह सभी लोग बोल रहे होते हैं वह वांग को अपना पूरा सपोर्ट देंगे, जिससे वांग यहाँ पर जल्दी ही फेमस हो जाएगा और उसे एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी मिलेगी। अब यह देखते ही वांग वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ हॉबिन का यह लाइव स्ट्रीम खत्म होता है। वहीं पर मुनस्योंग, बोमी और भी कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं, जिनकी भी गलतफहमी वहां पर दूर हो चुकी होती है और अब वह सभी लोग वांग के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने घर में अकेले बैठा पाक गोभी इस वीडियो को देख रहा होता है और यह सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में ग्यूल इस वीडियो को एडिट कर रही होती है, साथ ही साथ वह वांग के एडिट को इतना ज्यादा अच्छा बनाती है कि लोग इस वीडियो को देखकर वहां पर वांग के फैन हो जाए। वहीं पर वह रोते हुए बोल रही होती है, आखिर यहाँ पर कौन सोच सकता था एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला इंसान एक छोटे बच्चे जैसा होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने कमरे में लेटा स्नैपर अपनी नई वीडियो को देख रहा होता है। वहीं पर उनकी न्यू वीडियो में लगातार व्यूज आए ही चले जा रहे होते हैं और 2 दिन के अंदर ही उस वीडियो में 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके होते हैं, जो देखते ही स्नैपर हंसते हुए बोलने लगता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैंने यहाँ पर हॉबिन के साथ हाथ मिला लिया। अब बस मुझे यहाँ पर हॉबिन की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और मुझे उसकी इनकम का 20% मिल जाता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक अपना भी यूट्यूब चैनल बना लिया है, जिससे भी मेरी अच्छी खासी कमाई हो जा रही है। तो अब यहाँ पर मेरी लाइफ सेट है और 20 साल की एज तक मैं एक प्रोफेशनल कैमरामैन बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं एक अपनी मूवी डायरेक्ट करूंगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिस मैसेज को देखते ही वह वहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद हॉबिन अपनी मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ होता है। वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसकी और बोमी की दोस्ती पहले से भी काफी ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। साथ ही साथ उसके बैंक अकाउंट में भी अब काफी अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, जिसका यूज करते हुए उसने लगभग अपने सभी लोन्स को चुका दिया होता है और अब उसकी लाइफ यहाँ पर काफी अच्छी चल रही होती है। अब हॉबिन जैसे ही अपनी मदर से मिलता है, उसकी मदर उसके चेहरे की स्माइल को देखते हुए बोलती है, हॉबिन तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? यह सुनते ही हॉबिन परेशान हो जाता है। तभी उसकी मदर बोलती है, वैसे तुम्हारा यहाँ पर काम कैसा चल रहा है? मैं देख रही हूँ कि कुछ महीनों से हमारे पास लोन कलेक्टर्स का फोन नहीं आया है। हॉबिन हंसते हुए बोलता है, मेरा नया पार्ट टाइम जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों का यूज़ करते हुए मैं जल्द ही अपने सभी लोन्स चुका दूंगा, तो आपको इस बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए।
अब यह सुनते ही हॉबिन की मदर बोलती है, तुम्हारे बात करने का तरीका मुझे अलग लग रहा है, तो कहीं तुम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। अब यह सुनते ही हॉबिन परेशान होते हुए बोलता है, मदर क्या आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ पर कोई गलत काम कर सकता हूँ? तभी हॉबिन की मदर बोलती है, वैसे नर्स तुमसे मिलना चाहती थी तो तुम जाकर एक बार उनसे मिल लो। यह सुनते ही हॉबिन अपनी मदर को आराम करने के लिए बोलकर नर्स से मिलने के लिए जाने लगता है। वहीं पर वह रास्ते में सोच रहा होता है, मेरी मदर को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीट पर लोगों के साथ फाइट करके वीडियो अपलोड करता हूं। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे यह काम नहीं करने देंगी, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अब हॉबिन नर्स से जाकर मिलता है तो वह नर्स हॉबिन को बताती है कि उन्हें यहाँ पर एक ऑर्गन डोनर मिल गया है, जिससे अब यहाँ पर हॉबिन की मदर की सर्जरी हो सकती है और सर्जरी के बाद उसकी मदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही हॉबिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब खुशी से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यह देखते ही वह नर्स हॉबिन का सर सहलाते हुए बोलती है, तुम अपनी मदर के लिए यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मदर की सर्जरी के लिए यहाँ पर टोटल 2 मिलियन येन लगेंगे, तो तुम्हें टाइम रहते यहाँ पर सर्जरी के पैसों का इंतजाम करना होगा। तभी हॉबिन नर्स का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस 2 मिलियन येन, इसका इंतजाम मैं काफ़ी आसानी से कर लूँगा। वहीं पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वह इस बारे में मैसेज करके बोमी को बताता है, जो सुनकर बोमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और अब हॉबिन हंसते हुए बोलने लगता है, अब मेरी लाइफ यहाँ पर सेट है, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जल्द ही मेरी मदर का इलाज हो जाएगा, जिसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और तो और मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मेरे पास अब मेरे दोस्त भी हैं। यह सोचते हुए हॉबिन जाकर स्नैपर को गले लगा लेता है और बोलता है, स्नैपर फाइनली मेरी मदर का इलाज यहाँ पर होने वाला है, जिसके बाद मेरी मदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्नैपर हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वहीं पर खड़ी गियुल भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी दिखाया जाता है कि चैनल मोनेटाइजेशन का ग्रीन टिक वहाँ पर येलो टिक में बदल जाता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।